हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू विज्ञान का ज्ञान। और आज हम लोग वन शॉट वीडियो करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। हालांकि टर्म 2 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इवोल्यूशन को इस बार कट कर दिया गया, मूल रूप से हमें हेरिडिटी पढ़नी है। ये हेरिडिटी है क्या? अगर हम इसको किताबी भाषा में या सरल भाषा में डिफाइन करें तो अपने माता पिता के चरित्र और गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आना ही अनुवांशिकता कहलाती है। अर्थात ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। ये तो बड़ा सिंपल सा परिभाषा है फ्रेंड्स। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आने वाले समय में जब आप 11-12 कर लेंगे, इसके बाद फर्दर आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिसमें कहीं ना कहीं जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स से रिलेटेड और भी बहुत सारी ग्रेजुएशन में पढ़ाई होती है। फिर इसके बाद बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा कि ये फिंगरप्रिंटिंग वगैरह, डीएनए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स चैप्टर से जुड़ी हुई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको 10th में इंट्रोड्यूस किया गया है और प्रयास रहेगा कि इसमें हम लोग मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें लास्ट में। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा कि ये 5 क्वेश्चंस को मैं आपको लास्ट तक ऐसा बताऊंगा जिनमें से 3 क्वेश्चन लगभग आपको आने ही आने हैं बोर्ड में। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। देखिए जेनेटिक्स सिंपल है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट पासेस सर्टेन जीन्स ऑन टू देयर चिल्ड्रंस। मतलब जेनेटिक्स की मतलब यह वो स्टडी है, साइंस का वह ब्रांच है जिसमें पिता माता द्वारा जो कैरेक्टर्स का या जीन्स का जो ट्रांसफर होता है उनके बच्चों में, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। What does that mean? Children inherit their biological parent gene that express specific characters. अर्थात बच्चे जो होते हैं अपने बायोलॉजिकल माता पिता यानी कि जिनके द्वारा जिनके शरीर से उनका जन्म हुआ है, दैट एक्सप्रेस स्पेसिफिक ट्रेड्स, उनके जीन्स कुछ खास तरह के ट्रेड्स, कुछ लक्षणों को एक्सप्रेस करते हैं। सच एज फिजिकल कैरेक्टर्स लाइक नेचुरल टैलेंट्स एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अर्थात कुछ सिंगर्स हैं तो उनके बच्चे की अच्छी आवाज़ आ जाना, एक अच्छे क्रिकेटर के बच्चे में क्रिकेट खेलने का लक्षण शुरू से देखा जाना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये चूंकि एक्सप्रेसिव हुआ तो हो सकता है कि उनके कुछ टैलेंट जो उनके अंदर थे वो उन्होंने अपने अंदर में प्राप्त किए और उसको एक्सप्रेस किया। खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आँख को भी आप देख सकते हैं, आँख भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका। अब नाउ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें कई बार पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन, या वेरिएशन इज सीन इन सेम स्पीसीज ऑफ पॉपुलेशन। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कभी कभी एक ही पॉपुलेशन में वेरिएशन दिखता है। अब जैसे देखिए हम सेम स्पीसीज हैं, होमोसेपियंस, हम सभी होमोसेपियंस हैं, लेकिन अमेरिकन को देख के अमेरिकन कह देना, जापानीज को देख के जापानीज कह देना, चाइनीज को देख के चाइनीज कह देना, अफ्रीकन को देख के अफ्रीकन कह देना, इंडियन को देख के इंडियन कह देना। अब होमोसेपियंस होते हुए भी हमें थोड़े थोड़े वेरिएशंस की वजह से इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को वेरिएशन कहते हैं। खैर तो पहले हेरिडिटी की बात करें। हेरिडिटी रेफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो पापा मम्मी के जो कैरेक्टर्स हैं उसका हमारे पास स्थानांतरण होना, मतलब वहाँ से हमारे पास ट्रांसफर होना, is called heredity. An inherited trait is a particularly genetically determined feature that distinguishes a person from the others. एक इनहेरिटेड ट्रेट होता है जो अनुवांशिक तौर पे हमें प्राप्त होता है, वो हमें जेनेटिकली इस तरह से फीचर देता है कि हम दूसरों से अलग होते हैं। यानी कि इस कमरे में बैठे हुए हम सभी लोग, हम सभी के चेहरे में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, हाइट में डिफरेंस है, बालों में डिफरेंस है, कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। तो ये चीज़ ही हेरिडिटी है जो इनहेरिटेड ट्रेट के अंतर्गत आती है। फॉर एग्जाम्पल अटैच्ड और फ्री लोब्स इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, किसी की यहाँ कान जो है ये अटैच और किसी की फ्री है, तो फ्री है तो फ्री ईयर लोब्स, और जिसकी अटैच है उसे अटैच ईयर लोब्स का। नाउ वेरिएशन। वेरिएशन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज। जेनेटिक वेरिएशन arises due to mutation and recombination during meiosis। अर्थात बच्चों वेरिएशन जो होता है वो डिफरेंस करता है दो एक ही स्पीसीज में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में। जैसे मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ अभी और एक कोई दूसरे सज्जन खड़े हों तो हम दोनों देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन बॉडी की शेप, साइज,
हाथ पैर आंख नाक देख करके लगता है कि हाँ दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन दोनों का फेस डिफरेंट होना, हाइट डिफरेंट होना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंट होना, ये वेरिएशन का होता है। अब ये वेरिएशन जैसे कि अगर जेनेटिक वेरिएशन हो यानी कि हमारे जीन में वेरिएशन हो, जिसका मुख्य कारण होता है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है, इसको अगर मतलब डेफिनेशनल तौर पे अगर हम देखें तो इसे कहेंगे सडन चेंज इन द जीन सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब मान लीजिए इसको मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूँ। हम जानते हैं कि हमारे डीएनए में 4 चीजें पाई जाती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये चारों चीज ऐसे पेयरिंग करके एक दूसरे से स्ट्रैंड्स बनाती हैं। एक 3 पेयर प्राइम होता है, एक 3 पेयर स्ट्रैंड होता है, एक 5 पेयर स्ट्रैंड होता है। मान लीजिए कि यह आपको मैंने एक डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे बना करके दिया। अब यहाँ पे ये 2 स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है। अब इसके बीच में ये सुगर फॉस्फेट का बॉन्ड होता है, सुगर फॉस्फेट का बॉन्ड होता है और ये जुड़ा होता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। अब ये देखिए ये 80 जीसी हम देख रहे हैं, यानी कि एक इंसान है उसके बॉडी में जीन्स चला इस सीक्वेंस में ATCG और अचानक से इस कोड में कोई ऐसी किसी कारणवश अगर कोई दिक्कत आ गई और अब ये सीक्वेंस में से C की जगह दोबारा T आ गया और ये G रह गया, या फिर पूरा T हो गया, A ही मिस कर गया, इसे हम कहते हैं सडन चेंज इन द जीन सीक्वेंस। यानी कि हम 5 लोग एक पंक्ति में चल रहे हैं, पंक्ति में चले, सबको अपना अपना काम बता दिया गया कि आगे वाला जा करके कमरे की सफाई करेगा, उसके पीछे वाले सामान मैनेज करेगा, उसके पीछे वाला रंगाई पुताई करेगा, उसके पीछे वाला सजाएगा, उसके पीछे वाला सारे सामान को वहां पर अरेंज करके फाइनली सेटल होगा। ये 5 लोग थे। अब मालूम पड़ा सबसे आगे जिसका काम था, जो उस जगह पे जा करके एडवांस दे करके उस जगह को बुक करने वाला था, वही गायब हो गया। तो जब जगह मिली ही नहीं तो हम सजा कैसे पाएंगे, यानी कि हमारी कार्य अधूरी रह जाएगी। तो माता पिता के जीन्स जब चले तो एक आदेश लेके चले, एक ऑर्डर लेकर के चले। उस ऑर्डर में ये था कि जाओ मेरे ही तरह के बाल मेरे बच्चे में ट्रांसफर कर दो। अब अचानक से कोई ऐसी कारण हुई कि वो बाल के लिए जो जीन निकला था, या जो चेहरे के लिए निकला था, या जो नाक की साइज के लिए निकला था, या ईयरलोब्स के लिए निकला था, उसमें कोई डिफेक्ट हो गया और वो कोड बदल गई। तो अब क्या होगा, बच्चे का कान या बाल या नाक या आँख जो भी चीज़ है वो अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न होगा। और फिर लोग कहेंगे कि यार इसके माता पिता तो सांवले सांवले या काले काले या गोरे गोरे थे, ये बच्चा अचानक से ऐसा कैसे बदल गया। तो बच्चों ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसे ही हम म्यूटेशन कहते हैं। तो यानी कि जब कभी भी हमें जेनेटिक वेरिएशन देखी जाती है तो इसका प्रमुख कारण म्यूटेशन ही होता है। दूसरा कह रहा है एंड रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में आपको पता है कि रिप्रोडक्शन के दौरान में मियोटिक सेल डिवीजन होता है, तो इसमें कभी कोई चीज़ें रिकम्बाइन कर गई तो वो चीज़ें भी बदलाव का कारण बन जाती हैं। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें चली थी उससे कुछ अलग हो गया। खैर एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन आर डिफरेंट, जैसे कि स्किन कलर, जैसे कि आईज, हमारी हाइट और बीमारियों से लड़ने की क्षमता। हमारे माता पिता में अगर बीमारियों से लड़ने की बड़ी अच्छी क्षमता थी, उनको मान लीजिए अभी कोविड चल रहा है और जैसे मैं हूँ और मेरी वाइफ है, हम दोनों कोविड रेजिस्टेंट हैं, हमने भले वैक्सीन न लिया हो लेकिन हमें कोविड से कोई खतरा ना हो, तो आने वाली संतान जो होगी उसकी भी बॉडी में इस तरह की रेजिस्टेंस होने की पूरी संभावनाएं होंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के बाद जब बच्चा जन्म लेता है, जिस समय जेस्टेशन पीरियड एक औरत पूरा करती है, उसके बाद जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस दूध के जरिए बच्चे को बहुत सारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन्स प्राप्त होती हैं, जिसके जरिए उसकी बॉडी जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बनाती है। तो कहीं ना कहीं माँ अपने दूध के जरिए ये सारी चीज़ें बच्चों में ट्रांसफर करती है और साथ ही साथ जीन्स तो खुद को एक्सप्रेस करते ही करते हैं। अब अगली चीज़ पे हम लोग चलते हैं। नाउ देखिए हेरेडिटी वर्सेस वेरिएशन अगर एग्जाम में पूछे तो ये आप टेबल की स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि अब आप यहाँ देखिए पहला पॉइंट कह रहा है हेरिडिटी इज द मैकेनिज्म विच ट्रांसमिट कैरेक्टर्स, मतलब यह एक प्रणाली है जिसके जरिए कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, रिजेंबल्स एज वेल एज डिफरेंसेस टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से मिलते हैं और कुछ उनसे अलग होते हैं। तो वेरिएशन रिप्रेजेंट्स विजिबल डिफरेंस शोन बाय इंडिविजुअल विद इन द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्पीसीज, यानी कि इस पृथ्वी पर हजारों लाखों करोड़ों लोग जितने लोग हैं सबके चेहरे अलग अलग हैं, ये वेरिएशन का कारण है। हेरिडिटी का समझ गए।
ये पिता माता से कुछ जुड़ा हुआ और कुछ अलग हुआ, वो है हेरिडिटी। और वेरिएशन का मतलब एक ही प्रजाति में जन्म लेकर के, मतलब मानव जाति में ही जन्म लेकर के सभी मानव जाति का चेहरा अलग है, हाइट अलग है, पर्सनालिटी अलग है, शकल सूरत अलग है, तो ये हमारा वेरिएशन हुआ। नेक्स्ट, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी विद इन द पॉपुलेशन, मतलब हेरिडिटी से आपकी जनसंख्या में कोई बहुत बड़ी आपको डाइवर्सिटी यानी कि विविधता देखने को नहीं मिलती है, जबकि रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी विद इन द पॉपुलेशन। अब ये वेरिएशन का एग्जांपल बेस्ट चाइनीज लोग ले लीजिए, और इसका मतलब जो है किसी एक कंट्री को आप एग्जांपल के तौर पर लीजिए, सब उसमें एक ही जैसे होते हैं, तो वेरिएशन एकदम आपको जैसे एकदम से आप पहचान लेते हैं कि यार इसकी नाक छोटी है, इसके आंख छोटे हैं, चाइनीज होगा, ये वेरिएशन है, वहाँ की पूरी पॉपुलेशन वैसे ही दिखेगी। खैर आगे देखिए, हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन इवोल्यूशन, यानी कि हेरिडिटी की वजह से कभी इवोल्यूशन नहीं होता है, वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन, वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाए, हो सकता है कि वेरिएशन होते होते ऐसा हो जाए कि हमारे 4 हाथ निकल आए, तो 4 हाथ निकल जाने का मतलब है कि हम 2 हाथ की जगह 4 हाथ वाले हो गए, तो हम कुछ डिफरेंट हो गए। अब इस तरह से एक नई जाति की जन्म होगी, एक नई प्रजाति की जन्म होगी, लोग कहेंगे कि ये होमोसेपियंस थे, ये होमोसेपियंस 2 हो गए, यानी कि अब ये नई मानव जाति है जो 4 पैर 4 हाथ के साथ दुनिया में आएगी। आप अपने आप से खुद ब खुद अगर अभी हमारे पूरे चेहरे पर बाल निकल आए अजीबोगरीब तरीके से, और अगर हम झुक करके चलने लगे और हाथ पैर से चलने लगे, तो ऑटोमेटिकली है पूंछ निकल आए तो आदमी कहेगा कि यार ये तो बंदर है, ये इंसान कहाँ है, इतनी माइनर डिफरेंसेस। लेकिन जब एक प्रजाति के अंदर में मामूली बदलाव देखी जाती है और माता पिता से जुड़ी हुई बदलाव देखी जाती है जिसका असर स्पीसीज पर नहीं पड़ता, उसे ही हम हेरिडिटी कहते हैं। जबकि वेरिएशन एक लॉन्ग चेंज है, बहुत लंबे समय पे दिखता है, और जब ये दिखना शुरू होता है तो इसका इम्पैक्ट पूरी स्पीसीज पे भी पड़ता है। क्लियर है ना? अच्छा, लास्ट है फ्लैट फीट, आर्क्स, अटैच और फ्री येलो फ्लावर, कलर, सीड, टाइप, जेनेटिक डिजीज आर एग्जांपल। हेरिडिटी में जैसे माता पिता को शुगर था तो बच्चे को भी शुगर हो रहा है, ये हेरिडिटी है। माँ बाप गंजे थे, बच्चा भी आगे जाकर के गंजा हो गया है, ठीक है। माँ बाप को बचपन से चश्मा लगा था, उन बच्चे को भी चश्मा लग गया, ये भी एक चीज़ है। फ्लावर्स, रेड रोज के प्लांट में आपको रेड रोज दिखते हैं, फ्लावर कलर भी हेरिडिटी है कि लाल गुलाब का पेड़ लगा हो तो उसमें पीला कहाँ से निकलेगा, तो वो हेरिडिटी है, लाल गुलाब मतलब लाल गुलाब। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब आंखों की बात करें, स्किन कलर की बात करें, हेयर कलर की बात करें, डिम्पल्स की बात करें, फ्रिकल्स की बात करें, ये सारी चीज़ें, किसी को हंसते वक्त गड्ढे पड़ जाते हैं चेहरे में, किसी के आंखों का कलर एकदम बिल्कुल अलग होता है, किसी के बालों का कलर बिल्कुल अलग होता है, ये सारे फीचर्स वेरिएशन के देने। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। बच्चों यहाँ पे वेरिएशन के 2 टाइप्स में अगर आपसे एग्जांपल में पूछे, अगर एग्जाम में पूछे तो आप जरूर बताइएगा कि सोमेटिक एंड गैमेटिक वेरिएशन होता है। जैसा कि सोमेटिक वेरिएशन कहता है कि ये बॉडी सेल में प्राप्त होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी के सेल में जो चेंजेस देखे जाते हैं उस वेरिएशन को हम लोग सोमेटिक वेरिएशन कहते हैं। इट इज नीदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड, न तो ये माता पिता से प्राप्त होता है, न ही ये मेरे बच्चे तक जाएगा। सोमेटिक वेरिएशन की सबसे अच्छी बात, न माता पिता से प्राप्त होता है और न हम अपने बच्चों में ट्रांसफर कर पाते हैं। इसी को हम एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं, यानी कि प्राप्त किए हुए गुण या लक्षण या जो इस तरह की चीजें, यानी कि एक्वायर्ड ट्रेट सीधे सीधे तौर पे हम जो प्राप्त करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत अपने आप को डेवलप करके बहुत अच्छा स्विमिंग चैंपियन बना लूँ, या फिर मैं बहुत अच्छा राइटर बन जाऊँ, बहुत अच्छा ये बन जाऊँ, जो मैंने मेहनत करके, या मार्शल आर्ट्स में मैं कुछ करामात कर दूँ, या बॉक्सिंग में करामात कर दूँ, और मैं ये सोचूं कि ये सारी चीज़ें हूँ मेरे बच्चे में जाएंगे, तो नहीं, क्योंकि मैंने एक्वायर किया इसको, इनहेरिट नहीं हुआ। इनहेरिट होना अलग चीज़ है और एक्वायर करना अलग चीज़ है। तो एक्वायर ट्रेट्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते, जैसे कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स, बोरिंग ऑफ पीना। अब ये छोटी छोटी चीज कुत्ते में वो जो पूछ कटी हुई चीजें देखते थे, ये कहीं ना कहीं ये सेलुलर बदलाव को दिखाता है। गैमेटिक वेरिएशन टेक्स प्लेस इन गैमेट्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि जैसे ही स्पर्म ओवम आपस में मीट किए उस समय जो उनमें चेंजेस देखे जाते हैं बच्चों, उन्हें हम गैमेटिक वेरिएशन कहते हैं। दूसरा, इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड, माता पिता से प्राप्त होता ही होता है, जाहिर सी बात है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात हमने पढ़ी थी, तो 23 वो देते हैं, 23 वो देते हैं, और फिर दोनों के हाफ ऑफ स्ट्रेंथ्स आकर के मैच करते हैं और हम भी 23 पेयर्ड ही होते हैं, तो यानी कि 12.5 हिस्सा उनका भी आता है और 12.5 हिस्सा उनका भी आता है, तो ये लक्षण आते हैं, यानी माता पिता से ये प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल,
हमारी हाइट, हमारी स्किन का कलर, ये कहीं ना कहीं हम रिप्रेजेंट करता है हमारे गैमेटिक वेरिएशन को। तो वेरिएशन दो प्रकार के हैं, सोमेटिक एंड गैमेटिक। सोमेटिक बॉडी सेल में होता है, ये न इनहेरिट होता है ना ये ट्रांसफर्ड होता है। उसी के अपेक्षा जब गैमेटिक वेरिएशन की बात करते हैं तो गैमेट्स में वेरिएशन देखे जाते हैं। जाहिर सी बात है इसमें लक्षण जो होते हैं कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमेट्स में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से होते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये इनहेरिट भी होता है और ये ट्रांसफरेबल भी होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए एक्युमुलेशन और वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पर देखिए क्या क्या होता है। वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेदर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई सेक्सुअली और एसेक्सुअली, यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान में वेरिएशन होता है, इधर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुआ हो या एसेक्सुअली। एसेक्सुअल जाहिर सी बात है नाम मात्र का होता है। वेरिएशन इन एसेक्सुअल, वेरिएशंस आर फ्यूअर, इसमें बहुत कम होगा, चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि सिंगल सेल होते हैं। अकर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग, अब चूंकि वही सिंगल सेल है उसी में डीएनए जीन की कॉपी हो रही है, थोड़ा बहुत एरर हो गया तो हल्का फुल्का बदलाव देखा जा सकता है, कोई बड़ा बदलाव नहीं। लेकिन हम लोग चूंकि मल्टी सेलुलर हैं, लाखों करोड़ों सेल हमारे ट्रांसफर होते हैं, तो ऐसे में हमारे में बदलाव बहुत ज़्यादा दिखते हैं। हम अपने पेरेंट्स की 100% कॉपी नहीं हो पाते, तो इसमें वेरिएशंस लार्ज होते हैं। और इसमें जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान में क्रोमोसोम्स जब एक दूसरे से क्रॉस करते हैं तो उसकी वजह से चेंजेस देखे जाते हैं। और म्यूटेशन के चांसेस तो रहेंगे ही क्योंकि इतने सारी कोडिंग, इतने सारे जीन सीक्वेंसेस चलते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इस समय में आपको एक साथ हज़ारों काम दे दिए जाएं तो एक आध काम में मिस्टेक देखने की संभावनाएं हो सकती है। वो नेचुरली भी हो सकती हैं या आपकी खुद की गलती से हो सकती है या इन्वायरमेंटल चेंजेस के जरिए गलती हो सकती है। कि मैं कोई चीज़ कहूँ कि ड्राई सा पापड़ यहाँ से लेकर के उस घर तक पहुँचा दो और रास्ते में आप उसको बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि उसकी क्रिस्पीनेस कम हो गई, तो वहाँ पहुँचा तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो हमारी बॉडी में भी जब कोई ऑर्डर चलता है किसी कारणवश जब चेंजेस आ जाते हैं तो वहाँ जाकर वो एक्सप्रेस नहीं होता है, बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। यही है हमारा सडन चेंज इन द जीन सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब देखिए बाबू इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन की बात करें कि वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है आपके सेकंड थर्ड पेज पे, आपका जो पहला क्वेश्चन वो यही है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। एग्जांपल बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव जब दुनिया में आते हैं तो अपनी अपनी एक स्पेशल फीचर्स के साथ आते हैं। जैसे बात करें बैक्टीरिया के तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत हार्श कंडीशंस में, बहुत हीट कंडीशंस में सरवाइव करते हैं, तो हीट के वेव का उनके बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये उनकी बॉडी का वेरिएशन है कि उन्होंने अपने आप को हीट को उतना स्टेबल किया। मेन एडवांटेज क्या होती है वेरिएशन की, ये इंक्रीज करता है सर्वाइवल के चांस। अगर मैं जीवित हूँ और इस समय में हमारी बॉडी में कुछ वेरिएशंस हुए जो कोविड-19 के तमाम ओमिक्रॉन या डेल्टा क्रॉन या BA नया वेरिएंट जो लंदन में पाया गया, ये सारे वेरिएंट्स जब मेरी बॉडी के पास आते हैं तो मेरी बॉडी में सिर्फ कुछ वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं, हमारी कुछ एंटीबॉडीज अंदर में डेवलप हो रही है जो उनसे अपने हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को एकदम पूरा डेवलप कर दे रही है, जिसकी वजह से हमारा शरीर उससे लड़ पा रहा है। तो ये एक एडवांटेज होता है हमारी स्पीसीज का। आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले एक वर्ड टीवी न्यूज़ चैनल पे हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि जब एक पूरी पॉपुलेशन किसी वायरस से एक बार पूरी तरह इफेक्टेड हो जाती है और धीरे धीरे दवा या नेचुरली जब उनकी बॉडी रिकवर कर जाती है तो दोबारा उस तरह के वायरस जब उनकी बॉडी में आने का कोशिश करते हैं तो बॉडी उनको ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके अपने खुद के मैकेनिज्म के जरिए उसको हरा करके बॉडी को स्वस्थ करने का काम करती है। क्लियर है? चलिए अब फ्री एयरलोब, अटैच एयरलोब आर टू वेरिएंट फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी आप देखो ना वेरिएशन का बेस्ट एग्जांपल ये कहाँ है, ये फ्री है, किसी का अटैच भी है सामने वालों का, तो जिसका अटैच है वो अटैच ईयरलोब है, हम हैं तो इंसान ही, तो ये भी एक वेरिएशन ही है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की ये भी एग्जांपल देखिए, आंख सबका है, सबकी आंख देखने का काम करती है, लेकिन किसी की हरी है, किसी की नीली है, किसी की भूरी है, किसी की काली है, और किसी की मतलब वो हॉरर फिल्मों जैसी है, वाइट। अब ना हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। अब देखो बच्चों, हेरिडिटी यहाँ देखिए तो बहुत चित्तड़ आदमी है ये अभी कुछ दिन पहले पकड़ाया था नशा वशा केस में, अब स्लाइड में डाल दिया गया तो बता दें, ये संघर्षशील आदमी है लेकिन यही इसको बर्बाद किए हैं, माननीय शाहरुख खान के सुपुत्र हैं।
तो हेरिडिटी देखिए क्या है, शक्ल देखते ही ये पुराने जमाने का जो शाहरुख खान है इसके शक्ल में दिख जाते हैं। यही बेस्ट एग्जांपल है हेरिडिटी का, कि हम लोग कहते हैं ना कि वो जो हीरोइन है, अब जैसे ही बात हम लोग सुहा अली खान की बात करते हैं, सैफ अली खान के बहन की बात करते हैं, तो तुरंत शर्मिला टैगोर याद आती है कि उनकी शक्ल मैच करती थी। जब हम बात करते हैं अभिषेक बच्चन की, तो चरण चाल ढाल हाइट वाइट पर्सनालिटी देख के हम लोग अमिताभ बच्चन से कंपेयर करने लगते हैं। शाहरुख खान के बेटे को हम शाहरुख खान से कंपेयर करते हैं, सैफ अली खान के बेटे जो हैं उनको हम लोग उन्हीं की तरह पर्सनालिटी देखते हैं, अक्षय कुमार के बेटे। तो ये जितने एक्टर्स हैं या जो भी इस तरह खिलाड़ी हैं, या देखिए ना आप हमारे क्रिकेट के भगवान हमारे तेंदुलकर साहब जो हैं, उनकी बिटिया जो है या उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर उन्हीं की तरह लगता है। तो ये रिजेम्बलेंस ही हेरिडिटी है बच्चों, यानी अपने पिता माता से आपके चेहरे में या आपके शारीरिक चीज़ों में समानताएं देखना हेरिडिटी है। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर हो गया। इनहेरिटेंस, अब ये देखिए प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड। अब देखो ये पापा हैं और ये मम्मी है, तो पापा की ये आईब्रोज पतली है और मम्मी की जो है ये ताड़का राक्षसी जैसी है, देख सकते हैं आप। और पिता का बाल देखिए, ये बाल जो है देवानंद साहब की याद दिलाता है, और माँ के बाल घुंघराले हैं। पिता के नाक बड़े हैं और माँ की नाक जो है वो छोटी है। तो अब क्या हुआ, कंबाइन हुआ। अब इन्होंने पिताजी से अपना नाक ले लिया और एंड बसी आईब्रोज, ये आईब्रोज का ट्रांसफर हो गया। मतलब एक तरफ से आईब्रोज उठाया और एक तरफ से नोज उठाया। मतलब लोग कहता है इसका नाक इसके पापा पे गया है, इसकी आंखें इसकी मम्मी पे गई हैं, इसके बाल पड़ोसी पे गए हैं। मतलब किसी न किसी पे गए हैं, कुछ भी हो सकता है। तो खुश होने की बात है, पड़ोसी का भी लक्षण आ जाता है। Traits are characteristics, features of an organism present in physical form that is visible in a physiological spectrum. ट्रेट का मतलब लक्षण होता है बच्चों, सिंपल बात है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फीचर मतलब हमारी बॉडी का एक फीचर होता है किसी भी जीव जंतु का, इन अ फिजिकल फॉर्म दिखता है। जैसे हमारी हाइट भी एक ट्रेट है, हमारी स्किन की कलर भी एक ट्रेट है, हमारे हेयर का कलर भी एक ट्रेट है। मतलब ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी की सारी चीजें ट्रेट है, ठीक है। अब ये देखिए एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, वही चीज रिपीट हो रही है। एक्वायर्ड यानी कि दैट ट्रेट्स दैट आर एक्वायर्ड ऑन ऑर्गेनिज्म ओवर द पीरियड ऑफ इट्स lifetime and are termed as acquired characteristics. These characters may or may not be get transferred to the next generation. यानी कि समय के साथ अभी हमारी बॉडी में बहुत सारे ट्रेट्स एक्वायर हो रहे हैं वर्तमान के वातावरण के बदलाव की वजह से, इस वायरल अटैक की वजह से, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी बॉडी धीरे धीरे हीट के प्रति रेजिस्टेंट हो रही है ना। ये लक्षण हमारे पूर्वजों में नहीं थे, वो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं झेल पाते। कहते हैं कि आज से 50, 60 साल 70 साल पहले गर्मी मैक्सिमम 35-36 डिग्री सेल्सियस पे खत्म हो जाती थी, अब 50 पर चली जा रही है। आपको बता दिया जाए कि कई ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बहुत तेजी से। ये अलार्मिंग रेट है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा विध्वंसक, बहुत ही बुरा हमारी पृथ्वी पे कुछ होने वाला है। तो इसके भी वजह हमें, यानी कि हम लोग अपने आप में जो ट्रेड समय के साथ डेवलप करते हैं उसे हम एक्वायर्ड ट्रेड कहते हैं, और इनहेरिट ट्रेड यानी कि अभी आपने नोज की बात की या आई ब्रशेस की बात की या आईब्रोज की बात की, ये सारी चीज़ें हमें माता पिता से ट्रांसफर हुई, तो वो इनहेरिटेड ट्रेड्स था। माता पिता तोतले हैं तो बच्चे की भी जबान लड़खड़ा रही है, इनहेरिटेड ट्रेड है। लेकिन बच्चे ने स्पीच थेरेपी करके, इलाज करा करके, मेहनत करके, अपनी आवाज़ को बैलेंस करके बोलना शुरू किया और अब उसकी आवाज़ साफ निकलने लगी, तो वो एक्वायर्ड ट्रेट है। यानी कि उसने अपनी मेहनत से, अपने रूटीन, अब देखिए माता पिता शुगर के पेशेंट थे, ये बात बच्चे को पता चल गई कि मेरे माता पिता तो शुगर के पेशेंट थे ही, और उसने शुरू से ही अच्छी एक्सरसाइज की, योगा किया, प्रॉपर डाइट रखा, मतलब अपनी बॉडी को मेंटेन रखा, तो वो इनके द्वारा उस ट्रेट को जो उनकी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है वो उसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से उसमें बदलाव किया। तो यही है अंतर एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स में। समझ रहे हैं बच्चों सब लोग? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो, और थोड़ी देर का बात है, अभी 1 घंटा ज़्यादा बोल दिए, 30-40 मिनट का बस। सम टर्म्स टू अंडरस्टैंड बच्चों। अब देखो ये एक सेल है, सबको पता है। सेल के अंदर ये देखिए छोटा छोटा ये न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस के अंदर अभी हमने डबल प्राइम दिखाया है आपको, देखिए क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स के सेंटर को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, और जो पूंछ जैसी लटकी चीज़ है उसको टेलोमियर कहते हैं।
और बच्चों इसी टेलोमियर से ये डीएनए स्ट्रैंड्स आपको देखने को, मतलब डीएनए आर द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जाहिर सी बात है जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे माता पिता के स्पर्म और ओवम में निकलता है उसी में डीएनए छिपा होता है, और डीएनए के रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर्स को हम लोग जीन कहते हैं, समझ रहे हैं ना, जीन्स एक्सप्रेस करते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले जीन, अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स ऑफ सेल न्यूक्लियस, यानी कि इस सेल के न्यूक्लियस में ही जीन्स मौजूद हैं। अब इट इज अ पीस ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का एक पीस है दैट कोड्स फॉर वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी प्रोटीन, यानी ये डीएनए का एक पीस है और ये प्रोटीन को कोड करता है, और प्रोटीन ही हमारी बॉडी को डेवलप करने का काम करती है। सर में दर्द लगातार, सर बहुत जैसा लग रहा होगा ना, समझ नाम दे रहे वीडियो में भी। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, अब इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस सेल के ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, यही है हमारे क्रोमोसोम्स, ठीक है। यही 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, कितने होते हैं 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब क्या, एक पेयर में जोड़ा होता है ना, ऐ देखो ना पेयर है, इसको गिनोगे तो एक कहोगे लेकिन पेयरिंग तो 2 से हुई है। खैर, तो इट अपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इट कैरीज जीन, और ये जो है सेल डिवीजन के दौरान में दिखता है और इसका असर जो है जीन्स के करियर आगे बढ़ता है। खैर, अब देखिए बच्चों, यहाँ देखिए ये 2 चीजें दी गई है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। अब देखिए एलील की बात करते हैं, वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन ऑन क्रोमोसोम। अब देखिए ये बीबी, ये बीबी, ये बीबी और ये बीबी, एक में स्मॉल लेटर, ये पूरा कैपिटल, ये पूरा स्मॉल, ये मिक्स, ये मिक्स, जो एक जैसे होगा, चाहे इधर वो ये यहाँ पर होते, ये भी ये होमोजाइगस है, और अगर ये ऐसे होता तो भी ये होमोजाइगस है। लेकिन अगर ये कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन होता तो ये हो जाता हेटेरोजाइगस। क्या हो जाता? हेटेरोजाइगस। यानी कि एक सबसे बड़ी चीज है कि ये एक जीन में ही है, सेम पोजीशन पे रहता है, और इसमें आपको बदलाव देखे जा सकते हैं, या तो एक समान या तो अलग अलग बदलेंगे। अब देखिए होमोजाइगस की बात करते हैं इसकी, when both the alleles of a gene, यानी कि ये क्या है, अलील है, क्या है, अलील है, एक जीन का अलील हो गया ये both the gene alleles of a gene are same in the genotype, यानी इस जीनोटाइप में ये दोनों सेम दिख रहे हैं, दिखे ना, तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस। जब दोनों एलील्स सेम हो तो उन्हें हम होमोजाइगस कहते हैं। अब बात करें हेटेरोजाइगस की, when both the alleles of a gene, यानी इस जीन में आप देखिए एक अलग है और एक अलग है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। क्या कहेंगे, तो बच्चों याद रखिएगा इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एलील। क्या कहते हैं, ये टॉपिक है आपका। तो वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, इनमें से कोई एक जीन के अंदर में 2 डिफरेंट फॉर्म में पाए जाने वाली चीजों को हम लोग एलील्स कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नाउ बच्चों ये देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप समझो। जेनेटिक जो संरचना बॉडी के अंदर की होती है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, और जो फिजिकल जो अभी आपके सामने सुमित सिंह दिख रहे हैं ये हमारा फिनोटाइप है। इसके लिए जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एनवायरमेंटल चीजों से होती है। अब देखो, अब ये जीनोटाइप कोड करता है इस तरह के एक जीव की, उसका फिनोटाइप है, ठीक। जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी इस जीव का ये तो दिखने वाला रूप ऐसा है जिसमें ये दिखाई ऐसा देता है, लेकिन इसका अंदरूनी रूप ये है। तो यानी कि अभी हम ऐसे हैं, ये ऐसे हम थोड़े ही हैं, अंदर में लाखों करोड़ों अरबों सेल्स हैं, वो टिश्यू बनाई कैसे कैसे। तो जो जैसे आप एमआरआई में जैसी आपकी बॉडी दिखती है, एक मतलब समझाने के लिए, एमआरआई में आपकी बॉडी में आपका चेहरा, आपका बाल, डिजाइन ये सब नहीं दिखता, अंदरूनी संरचना दिखती है। तो मान लो अंदरूनी संरचना को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं, और जो बाहर से दिखे उसे हम फेनोटाइप कहते हैं। कोई दिक्कत? अभी हम सबकी फिजिकल पर्सनालिटी फिनोटाइप है, और अंदर से सबके जीन कैसे कैसे अरेंज हुए हैं जीन। तो यही है बच्चों फेनोटाइप अपीयरेंस ग्रुप है। ग्रेगर मेंडल, एक्चुअली जोहन मेंडल भी इनका नाम है। दरअसल इनका यहाँ पे डेटा आप याद करें, और सबसे पहले मॉन्क यानी पुजारी, टीचर यानी कि शिक्षक, साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक, और गार्डनर यानी कि गार्डन लगाने वाले, मतलब एक तरह से माली टाइप की कहेगी।
ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन फॉर 8 years ऑन ओवर 32,000 प्लांट्स। 32,000 पेड़ों पर लगभग 8 वर्षों तक कंटिन्यू उन्होंने स्टडी किया। इनकी स्टडी में सबसे महत्वपूर्ण प्लांट था पी प्लांट, जिसको पाइजम सैटिवम हम लोग पढ़ते हैं, जो उसका साइंटिफिक या बोटानिकल नेम था। और कुछ इन्होंने लॉ की हेरिडिटी, जाहिर सी बात है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किया। हेरिडिटी पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यही है। यानी जाहिर सी बात है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी यही होंगे जिन्होंने लक्षण का पता लगाया। प्रेजेंटेशन टू द साइंस सोसाइटी इन 1866 वेंट अननोटिस्ड। इनको 1866 में इनकी बातों का नोटिस किया गया। ही डाइड इन 1884, 1884 में इनकी मौत हुई। विथ हिज वर्क स्टिल अननोटिस्ड, बहुत सारे काम इनके अननोटिस्ड है। हिज वर्क रीडिस्कवर्ड इन 1900, और इनके ही काम को दोबारा 1900 ईस्वी में रीडिस्कवर किया गया, यानी कि हर बार की तरह साइंस में चोरी। फादर एक नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। बाद में लोगों ने इन्हीं की चीज़ों को स्टडी किया, इनको जेनेटिक्स का जनक कहा गया, यानी कि पिता कहा गया। डिस्कवर्ड ऑल दिस बिफोर वी न्यू इवन व्हाट जीन्स एंड डीएनए वेयर। इन्होंने उस समय में वो बहुत सारी चीज़ें बता दी थी जब कोई जीन और डीएनए का नाम भी नहीं सुना था। तो जाहिर सी बात है इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त थी। मेंडल और उनके वर्क को देखिए। ग्रेगर जॉन मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दो पौधों के गुणों का एक दूसरे से ट्रांसफर कर देना। अब जैसे पॉलिनेशन में एक आम का पेड़ है, उसमें फूल निकल आया है, किसी दूसरे आम के पेड़ के फूल को खुद तोड़ के लाओ और दोनों को रब करना शुरू कर दो। फीमेल फ्लावरिंग पार्ट पे जब मेल उसमें के कह रहे हैं एंथर्स अगर जाएंगे, मतलब जैसे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, तो एंथर से पॉलन ग्रेन जब उसमें ट्रांसफर होंगे तो वो पेड़ कुछ और था, ये पेड़ कुछ और है। लेकिन जब इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन हो गया प्लांट में, तो ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों में उस पौधे में, उस पेड़ में आपको एक बदलाव दिखेगा, उसके फल में, स्वाद और महक में आपको अंतर देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने ट्राई किया, जामुन में बहुत औषधीय गुण थे और आम तो है ही है, काफ़ी टेस्टी है, लेकिन आम डायबिटीज़ के पेशेंट यानी कि मैंगो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए घातक होता है, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा, सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है। तो लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के जरिए जामुनी आम को हमारे सामने लाया, जहाँ पे जामुन से उसको हाइब्रिडाइजेशन कराया गया। तो जामुन के बहुत सारे गुण उस आम के पौधे में आ गए और फाइनली वह आम जैसा दिखने में था, लेकिन उसको कलर जामुन का मिल गया। ये आपने नेट में भी देखा होगा, तमाम वायरल चीज़ें हैं, कोई नई बात नहीं है ना, आपने पढ़ा है ना ये चीज़। तो खैर अब देखिए, ही प्रपोज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम सभी जीवों में जो एक नियम है, एक सिद्धांत है कि हम माता पिता के गुणों का आदान प्रदान करते हैं, वो इन्होंने डिस्कवर किया। द प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल वाज पाइजम सैटिवम गार्डन पी, यानी कि जो अभी घुगनी आप लोग खाए हैं ठंडी में बहुत ज़्यादा, उसी पर मेंडल यूज्ड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन गार्डन पी। 7 पेयर यूज किए, यानी हाइट, सीड कलर, सीड से फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, पॉड से मतलब हाइट यानी कि उस पौधे का साइज, सीड कलर यानी कि उसमें से जो दाना निकला वो पीला था या हरा, सीड का शेप जो दाना अंदर से निकला वो राउंड था या सिकुड़ा हुआ था। फ्लावर की कलर, उस मटर के पौधे पे पर्पल कलर का फूल आया था कि व्हाइट कलर का फूल आया था। फ्लावर की पोजीशन कैसी थी, एक्सियल थी या टर्मिनल थी, मतलब आप इसका मतलब एक्सियल और टर्मिनल से समझिए, मतलब ऐसे थोड़ा कर्व झुके हुए की तरह था या स्ट्रेट गया था। खैर, और पॉड का कलर यानी कि जो उसमें से वो जो हम लोग के देसी भाषा में उसे छिमी कहते हैं, मटर की छिमी, तो मटर की छिमी हरे कलर की थी या पीले कलर की थी। और पॉड का शेप कैसा था, मतलब स्मूथ था या कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि बहुत ज़्यादा बाहर से उसकी स्किन छूने पे सिकुड़ी जैसी थी या बड़ी स्मूथ चिकनी सी थी। तो ये चीज़ों को इन्होंने ट्राई किया। जब इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि टी इंटू टी, इसमें एक कैरेक्टर को इन्होंने उठाया, सिर्फ किसको उठाया, हाइट को। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब हम किसी एक लक्षण पे क्रॉसिंग कराएं। अब अगर पूछेगा तो बच्चों इसका सरल तरीका है, पहले इस टी से टी को मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 2 कैपिटल टी। दूसरा, अब इस टी से स्मॉल टी को कराओ, यानी कि एक टी एक स्मॉल टी आया। अब इस स्मॉल टी से कैपिटल टी को कराना तो एक स्मॉल टी आगे आएगा, एक कैपिटल टी पीछे आएगा, और फिर
तीसरा वाला चौथा वाला आपका हो जाएगा ये। अब आपको पता है कि इस तरह की पेयरिंग में जो आपको देखने को मिलता है, अब यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि कैपिटल टी अकेला भी रहेगा तो भी एक्सप्रेसिव है और पेयर में रहेगा तो भी एक्सप्रेसिव है। यानी कि इसको हमने कहा टॉल, क्या कहा, इसको भी हमने कहा टॉल क्योंकि इसमें भी एक कैपिटल टी है, इसमें भी एक कैपिटल टी है तो इसको भी हमने टॉल कहा। यानी कि 3 टॉल प्लांट आए और ये छोटे वाले को हमने ड्वार्फ कहा था। तो रेशियो क्या आया बच्चों, 3:1। अब ये 3 क्या था, 3 का मतलब टॉल और एक क्या था, ड्वार्फ। तो यहाँ ये 3 था और ये 1 था। ये आप समझ गए होंगे। इसमें नजरें थोड़ा संभाल करके इधर उधर कम देखिए आप लोग सबसे नजर। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे 3:1 का क्या मतलब है, देखा आपने। चलिए, इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, अब डाई हाइब्रिड का मतलब अब 2 लक्षण को उठा लो, एक उसकी हाइट उठा लो और एक कलर उठा लो। अब इन दोनों में जब क्रॉसिंग कराई गई तो जाहिर सी बात है कि आपको टोटल 16 कैरेक्टर्स हो गए ना भाई, 4 4 8 4 12 4 16 16 हो गए ना डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो उसकी जब फेनोटाइपिक रेशियो निकाली गई तो निकला 9 3 3 1, यानी कि 9 3 12 3 15 160, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब सिंपल इतना समझ लो, मोनो हाइब्रिड में 1 कैरेक्टर था, डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर थे, बस इतना ही अंतर है। अब जैसे इसको अगर हम सरल भाषा में दिखाएं तो जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये आपका एक कैरेक्टर, ये कैरेक्टर ये ले लीजिए, वाई वाई इसमें ले लिया और टी टी ले लिया। अब मान लीजिए कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे, लाइक एक नोट पे अब मान लीजिए कि इस तरह से आप क्रॉसिंग कराएं, टी टी जी जी, देखिए एक कैपिटल जी जी, एक स्मॉल जी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, ये हो गया आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसी को हम इसी से फिर से करा देंगे, ठीक है बच्चों, यही क्रॉसिंग। अब 1 बाय 1 4 इधर और 4 इधर, तो जब आप चारों से जब आप कराएंगे तो आपके 16 कैरेक्टर आएंगे, 4 4 जब 16, तो ये 16 आपका रेशियो आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे वो करके दिखाई दिया वो चीज, यहाँ पर हमको समझाने का अच्छे से मौका मिल जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे पी पी, पर्पल कलर को पी, कैपिटल पी रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे देखिए आपका, और ये देखिए अब ये दोनों में पीपी में रिप्रेजेंट किया गया, दोनों में मल्टीप्लाई हुआ। ये देखिए पर्पल, ये पर्पल, ये पर्पल, और स्मॉल पी चूंकि व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा था तो 1, तो 3:1 का रेशियो आ गया आपका। अब इसी को हम लोग कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या कहते हैं, क्योंकि एक लक्षण दिया गया। अब दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखो आपको 2 लक्षण दिया गया, एक ये और एक ये, देखिए वाई वाई आर आर, और यहाँ देखिए स्मॉल वाई आर आर। अब इन दोनों में क्रॉस करा दिया गया। अब देखिए यहाँ ये वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर, इसी प्रकार से इधर भी हेटेरोजाइगस पेरेंट्स हो गए भाई ना, होमोजाइगस तो हुए नहीं, हेटेरोजाइगस है। अब इससे इसको फिर इससे अब टोटल आप काउंट करोगे तो 9:3:3:1 का रेशियो आपके सामने देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं इसके बाद कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की आप पेयरिंग कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस इन दैट। The law of dominance is the first law of heredity proposed from the work of Mendel. The law explains that all the characters in an individual are controlled by distinct unit called factors that occur in pairs. यानी कि कुल मिलाकर के डोमिनेंस का मतलब, अब इसको मैं इनकी भाषा को अलग तरीके से समझाता हूँ। मेंडल ने कहा कि हम लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि ये कैरेक्टर को हम डोमिनेंट कह रहे हैं और ये रिसेसिव कैरेक्टर है, स्मॉल कैरेक्टर। तो इन्होंने कहा कि हमारी बॉडी में माता पिता के अगर कोई ऐसे कैरेक्टर्स, मान लो ये मम्मी ने कैरेक्टर दिया था अपने आपके लिए हेयर का, ठीक, और ये पापा ने दिया था हेयर का, ये भी हेयर ही है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता कि पापा का कलर एक्सप्रेस होगा। किसका होगा? पापा का कलर, क्योंकि पापा ने एकदम डोमिनेंट आपको जीन उठा करके दिया जो उसको दबा देगा। अब क्या हो सकता था, अगर किसी कारणवश यहाँ पर आपके पापा भी यही कैरेक्टर दिए होते तो बाल आपका जो था वो मम्मी पापा से मैच होता था, ऐसा भी हुआ है, ठीक, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
हाँ, एक कैरेक्टर किसी एक पे जाता है इंडिविजुअली। अब आँख किसी एक पे चला जाएगा, नाक किसी एक पे चला जाएगा। अब नाक दो लोगों पे कैसे जा सकता है? तब तो नाक नाक ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। ऊपर से मोटा, नीचे से छोटा। सही सही से बैठोगे कि नहीं बैठोगे, कि भगाने का रास्ता गेट खोले यहाँ से। ये देखिए दूसरा चीज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Law of segregation is a principle described by Gregor Mendel in which two copies of each of the hereditary factor, मतलब हर hereditary factor की दो copies segregate from each other during the production of gametes, यानी कि ये आपस में टकरा जाती है, मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, और इसकी वजह से एक नए चरित्र का जन्म भी होता है। यानी कि जब दो, जाहिर सी बात है कि दोनों पेयर्स ने अपना अपना किया तो सेग्रीगेशन तो संभव है ही। अब इस सेग्रीगेशन का मतलब ये है, इसमें इन्होंने कहा कि हेरिडिटी फैक्टर जो है सेग्रीगेट कर जाते हैं एक दूसरे से जब गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेस्ट एग्जांपल वो भी देखो ना, 23 पेयर वाला, 23 उनका भी 23 उनका, तो सेग्रीगेशन तो हुआ ही, तभी तो आप भी 23 ही पेयर है, नहीं तो आप 46 नहीं हो जाते। तो आगे देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके लिए आपको एक डायग्राम भी दिया गया, इसमें आप समझ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर law of independent assortment is the principle described by Mendel in which individual hereditary factors are independently assorted during the production of gametes when two or more factors are inherited। अब यहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स के बीच में आप देखिए, यहाँ पे ये पेरेंटल था, ये कैरेक्टर्स के साथ चला था, यहाँ पे देखिए F1 जनरेशन में आप देखिए ये चीज यहाँ से घुस के यहाँ आ गया, आया, ये इंडिपेंडेंटली जी इसमें खुद ब खुद इंसर्ट हो जाता। अब ये जी आप देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया गया है, यहाँ 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 पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस जगह इतनी जगह पे ये दूसरी जनरेशन में आकर के खुद को असॉर्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली बिना किसी के मदद के। तो ये था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी कि इन्होंने कहा कि जो हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, ये सब हेरिडिटरी फैक्टर है ना, तो जो हेरिडिटरी फैक्टर है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। यानी कि अब ये जब गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट करेंगे। यही है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई थिंक कि बच्चों यहाँ पर आकर के एक चीज जानना जरूरी है कि बेबी बॉय बेबी गर्ल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस पे क्वेश्चंस 100% इस बार के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर इससे रहेगा, लिख के ले लो आप। द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड, तो जाहिर सी बात है इस प्रक्रिया के जरिए बच्चों के सेक्स को जाना जाता है। ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आउट ऑफ which 22 pairs are autosomes and 1 pair is sex chromosome। 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी यही डिसाइड करता है कि मेल है या फीमेल। मेल हैज 1 X and 1 Y क्रोमोसोम। हम लोगों के शरीर में एक X क्रोमोसोम है, एक Y क्रोमोसोम है, जो हम जब सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाते हैं तो अपने सीमेन के जरिए अपने स्पर्म में उसको भेजते हैं। अगर XY हम साथ में भेजते हैं और वही जाकर के फीमेल के ओवम से अगर अटैच होता है, जायगोट बनता है तो लड़का होता है। और जिस समय में हमने इजेकुलेट किया उस समय में XX क्रोमोसोम, क्योंकि एक इजेकुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म बाहर आते हैं, तो क्या गारंटी कि कौन सा स्पर्म ओवम से जाके फ्यूज हुआ। मेजॉरिटी में XX निकलते हैं, XY बहुत कम मात्रा में निकलते हैं। तो XY कम निकलने की वजह से ज़्यादातर आप देखते हैं कि फीमेल की संख्या हमारे देश में दुनिया में ज़्यादा रिप्रोड्यूस होती है, जन्म लेती है लड़कों की अपेक्षा। हालांकि इसकी भी संभावना है, ये जेनेटिक्स से कुछ भी हो सकता है। और फीमेल के पास X ही है और उसको XX से ही रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसके पास एक फीमेल के पास सिर्फ लड़की जन्म देने की ही कैपेसिटी है। लड़का जन्म लेना लड़के पे डिपेंड करता है, न कि लड़की पे। और पुराने समय में सास जो है उठा करके मतलब तावा वावा फेंक करके गर्म कढ़ाई में उबाल देती थी अंडे की तरह, तो तुमको लड़का नहीं हो रहा है, सब गलत था, वो जाहिर थे। मतलब द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड ऑन वेदर द स्पर्म कंटेन्स, वही चीज़ जो मैंने बताया। अगर स्पर्म में X क्रोमोसोम के साथ Y क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है तो बच्चा लड़का ही होगा, अदरवाइज तो लड़की होगा ही। यानी कि ये XX और XY तय करेगा। यहाँ देखिए ये पुरुष है, ये मेल है, ये फीमेल है। इन्होंने अपना गैमेट निकाला XY, यानी कि इनके स्पर्म में XY दोनों था, इनके में तो X था ही। अब ये दोनों आपस में फ्यूज कर गए बच्चों। अगर ये जाके X से अटैच हो गया फीमेल, अगर Y से अटैच हुआ तो मेल। अब ये देखो फीमेल की एक को दिखाया गया, एक हमेशा XX में निकलते हैं और स्पर्म जो है XY और XX दोनों में होते हैं। अब यहाँ पे ये सिंपल आपको फंडा दिखा दिया है। अब इन दोनों में क्रॉसिंग करा दीजिए बच्चों,
क्रॉसिंग में आपको रिजल्ट देखिए क्या, एक्स एक्स लड़की, एक्स एक्स लड़की, एक्स वाई लड़का, एक्स वाई लड़का। अगर वाई से एक्स फ्यूज हो रहा है तो लड़का होगा, और एक्स से फ्यूज हो रहा है तो लड़की होगी। यानी कुल मिलाकर के लड़कियों में एक्स एक्स देखा जाता है और लड़कों में एक्स वाई देखा जाता है। और उम्मीद करते हैं कि इसी के साथ ये पूरा स्लाइड समाप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं 5 क्वेश्चंस का डिस्कस करूंगा, तो गिव मी द बुक या कोई बात नहीं। तो अब 5 क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो मैंने कहा था कि आपको ऐसे 5 क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से 3 जरूर आएगा। पहला फ्रेंड लिख करके आप ले लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको मेंडल्स के लॉ जरूर पूछे जाएंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फ्रेंड्स, इसको तो आप बिल्कुल एकदम गांठ बांध करके रख लीजिए, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आ सकता है, वो प्रश्न आ सकता है बाबू कि व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। आप वेरिएशन अच्छे से पढ़ के जाएं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी वेरिएशन को पढ़ा है, गेमेटिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन हम लोगों ने पढ़ा है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने जो जम करके आएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन से। सेक्स डिटर्मिनेशन से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। हालांकि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, तो इसी का हिस्सा होता है। इसके अलावा ये 3 क्वेश्चंस के अलावा और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एक्वायर्ड ट्रेट, व्हाट इज इनहेरिटेड ट्रेट, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये रेसेसिव जीन्स क्या होते हैं, डोमिनेंट जीन क्या होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के इस चैप्टर में आपको याद रखना है जीन के टाइप्स को अच्छे से, उसके बाद जो हेरिडिटी होती है यानी कि इनहेरिटेंस जो हमारे अंदर देखे जाए, एक्वायर्ड है कि हम लोगों को इनहेरिट करके वो प्राप्त हुआ है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेरिएशंस को पढ़ने के अलावा आप ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसको पढ़ेंगे, मेंडल्स के सभी लॉ को अच्छे से पढ़ेंगे। F1 F2 जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि अगर आपको प्रूफ करने के लिए आ गया कि F1 F2 का पुनेट स्क्वायर बनाओ, जो आप टेबल देखते हैं उसे हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड क्रॉस में अंतर क्या होता है और रिजल्टेंट क्या उसमें आते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों छोटे से 5-6 प्रश्नों को आप पढ़ लें, इस स्लाइड को आप ध्यान से देखें। उम्मीद करता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। और एक परीक्षा का मूल मंत्र जो कि हर वीडियो में देना जरूरी होता है वो ये है कि बच्चों प्रीवियस 10 ईयर में इवोल्यूशन को हटा करके जेनेटिक्स के जितने क्वेश्चन हैं एक बार आप उसको पढ़ने की कोशिश करें, और हमारी बताई गई वीडियो से और तमाम अन्य विद्वानों के भी चैनल्स हैं, तमाम ब्रिलियंट टीचर्स हैं यूट्यूब पे, उनसे आप रिलेट करके उसको समझने की कोशिश करें। बोर्ड आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। यह वो मौका मिला आपको जहाँ पे आप अपने आप को वॉरियर साबित करने जा रहे हैं। सो गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड बीट द रेस्ट। थैंक यू।